दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई है। गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस लॉरेंस और गोदारा के जमीन और जायदाद के पीछे पड़ी है, पर इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने तो उल्टे उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और सीधे हमला किया है बरेली में दिशा पाटनी के घर पर, वो भी एकदम फिल्मी अंदाज में। पहले धमकी फिर धमाका। एक तरफ लॉरेंस है और दूसरे तरफ गोदारा। कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, पर दो भाई दोनों तबाही। और ये दोनों तो एकदम अभी ना गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले मूड में हैं। सुने हैं ना गाना, खंजर से दूध गिरे और हो कत्ले आम तेरी कह के लूंगा। मतलब जैसे सरदार खान था ना, एसपी के सामने विधायक को कूट दिए, किसी से कोई डर नहीं, ठीक यहां भी वैसा ही हो रहा है। कल ही मैंने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी है, पर इन्हें किसी का खौफ नहीं है। ये सीधे दिशा पाटनी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी योगी जी के स्टेट में। भाई यहां अपराधी के सरेंडर के बाद भी गाड़ी पलट जाती है। और ये जो मैं कह रहा हूं ना कि लॉरेंस का दोस्त और कभी दुश्मन गोदारा जो है, रोहित गोदारा, एकदम सरदार खान वाले मूड में हैं, तेरी कह के लूंगा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि ऐसा करेंगे। और प्रेमानंद महाराज जी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने धमकी दी है, रोहित गोदारा ने धमकी दी थी, और अब उन्होंने वो कांड कर दिया जिसके बारे में उन्होंने कहा था। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसमें प्रेमानंद महाराज जी का भी नाम है, दिशा पाटनी का भी नाम है, और उनके घर पर हमला। ये गैंग वाले आखिर दिशा पाटनी के परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं, आइए ये कहानी भी आपको बताते हैं एकदम डिटेल। सुबह के 4:30 बजे थे। सन्नाटे में डूबा बरेली का सिविल लाइंस इलाका, जहां के विला नंबर 40 की खिड़कियों से अंदर हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। और ये घर किसी आम का नहीं, बल्कि बॉलीवुड की हसीना दिशा पाटनी का होता है, जहां उनकी बहन एक्स आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी अपने माता पिता के साथ सुकून से सो रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल के इंजन की धीमी दबी हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर दो साएं अंधेरे में से बाहर निकले। अगले ही पल शांति का वहम टूट गया जब ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए, गोलियां दीवारों में धंस गई और कुछ गोलियों ने तो आसमान छू लिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये सीधा सीधा चैलेंज था, एक खौफनाक संदेश। गोलियों की बौछार के बाद दोनों हमलावर हवा में कहीं गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे छोड़ गए सिर पर टूटे हुए शीशे और दहशत का माहौल, वो भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर। लेकिन असली कहानी अभी तो शुरू ही हुई थी। 1 घंटे बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही थी, एक फेसबुक पोस्ट अचानक से वायरल हो गया। ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं था, ये था वीरेंद्र चरण और महेंद्र शरण का खुला ऐलान। जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। आज ये जो खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने फिर से ऐसा किया तो इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यह धमकी सिर्फ दिशा पाटनी या उसके परिवार के लिए नहीं था, पोस्ट में आगे कुछ और भी लिखा था, वो भी सुनिए। यह धमकी सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये जो उनका संदेश है, बल्कि उन सभी कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे धर्म या संतों का अपमान किया है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पोस्ट के नीचे कई गैंगस्टरों के हैशटैग भी लगे थे, जैसा कि अक्सर होता है, जैसे कि मोनो ग्रुप, एपी ग्रुप, काला जठेरी ग्रुप। काला जठेरी को तो जानते ही है ना, तिहाड़ जेल में बंद है। जेल के अंदर से ही उसकी बारात निकली थी और एक लेडी डॉन से ही उसकी शादी हुई थी। अनुराधा चौधरी राजस्थान की थी,
आनंदपाल सिंह के साथ वो कभी थी। तो वो कहानी भी मैंने चैनल पे बताया, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे जेल से बारात निकली थी और लेडी डॉन और डॉन के बीच में ये शादी हुई थी। खैर, इनके अलावा गोगी ग्रुप का भी नाम था, हैशटैग में काला राणा और नरेश सेठी का भी। ये सब वो नाम थे जो लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी और खतरनाक दोस्त माने जाते हैं। वही लॉरेंस जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जिसकी एक कहानी मैंने कल ही सुनाई है लॉरेंस और गोदारा की, कि कैसे राजस्थान में पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। लेकिन इनका जो ये पूरा नेटवर्क है वो पूरे देश में फैला हुआ है। ये सब एक वीडियो के कारण हुआ था, जिसे खुशबू पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। वही वीडियो जिसकी कहानी हम आपको पहले भी एक वीडियो में सुना चुके हैं। लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर संतों ने कुछ कहा था, जिस पर काफी विवाद हो गया था और खुशबू पाटनी ने भी अपना रिएक्शन इस पर दे दिया था। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? तो खुशबू के उस रिएक्शन पर अब गैंगस्टर का एक्शन आ गया। गैंगस्टर ने उस वीडियो को अपने धर्म और संतों का अपमान माना। इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि एक खौफनाक हकीकत भी है। ये गैंगस्टर पहले धमकी दे रहे हैं सरेआम और फिर कांड कर दे रहे हैं। पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। पकड़े भी कैसे? क्योंकि ये लोग जो जिनके नाम पर ये सब कुछ होता है वो लोग तो विदेश में कहीं बैठे हैं। पकड़े भी जाते हैं तो इनके गुर्गे जो कुछ पैसे लेकर जाकर गोली चला देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस इस खुले चैलेंज को स्वीकार करेगी और इस खतरे को खत्म करेगी, या सिर्फ एक और ये गोली कांड बनकर ही रह जाएगा जो आए दिन होता ही रहता है कि कोई आया गोली चलाकर चला गया। कुछ दिन पहले हरियाणा में भी हुआ ना, एलवीस यादव के घर पे भाऊ गैंग ने करवाया था। यहाँ भी नैतिकता की बात की थी गैंगस्टर्स ने कि सट्टेबाजी को प्रमोट करता है इसलिए हमने डराया धमकाया। मतलब गैंगस्टर अब नैतिकता की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं। हालांकि एक तरह से आप देखें तो योगी आदित्यनाथ के राज्य में जिस तरह से ये कांड हुआ है, ये सीधे सीधे योगी जी के माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली जो रणनीति है उसको भी चुनौती है। पर अब देखना ये है कि इस पर अब योगी जी का क्या रिएक्शन होगा, उनकी पुलिस, उनकी जो पुलिस प्रशासन है वो अब क्या करेगी। क्या ये एक मामूली गोलीकांड बनकर रह जाएगा या इस पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि अपना नाम और खौफ फैलाने के लिए ये कोई पहला कांड तो हुआ नहीं है, ये भी जान लीजिए। ऐसे कई और कांड भी हुए हैं, उसकी कहानी अब आप आगे देखिए कि कैसे गैंगस्टर्स अपना नाम और खौफ फैलाने के लिए इस तरह का गोलीकांड करते रहते हैं। और साथ ही आप कमेंट भी कीजिए उस कहानी को देखते हुए कि अभी जो ये पूरी वारदात हुई है बरेली में दिशा पाटनी के घर पर, योगी के राज्य में, लॉरेंस और रोहित गोदारा जो खुलकर अब सामने आ रहे हैं, यूपी में भी एक और कहानी मैंने सुनाई थी, इस पर आपका क्या कहना है। और साथ ही साथ अब आगे भी कहानी देखिए। बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिल्मों में, इतिहास की कहानी में आपने भी सुना ही होगा। लेकिन अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो दुश्मन का दोस्त क्या होता है? लॉरेंस बिश्नोई की डिक्शनरी के मुताबिक तो दुश्मन ही होता है, क्योंकि बीते 1 सितंबर की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग करवाई है। ठीक वैसे ही जैसे 5 महीने पहले करीब मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी पर हमला हुआ था। और आपको बता दूं कि एपी ढिल्लों के घर पर 14 सेकंड में 14 गोलियां दागी गई, और ये हुआ है सलमान खान की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का सीन हो। बाहर गाड़ियां जल रही थी, आग लगी हुई थी उसमें, और पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से कांप रहा था। लेकिन सवाल ये है कि सलमान खान से बेवजह ही पाली गई लॉरेंस के दुश्मनी के बीच पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर्स निशाना क्यों बन रहे हैं? हनी सिंह की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, आज की कहानी एपी ढिल्लों की है। अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एपी ढिल्लों ने इन गैंग वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आइए आज की ये कहानी एकदम शुरू से आपको बताता हूँ। आज से लगभग 1 महीने पहले एपी ढिल्लों के यूट्यूब चैनल पर एक म्यूजिक वीडियो अपलोड होता है, नाम ओल्ड मनी। वीडियो के अंदर गैंगवार और बहुत सारा असला है। अब आप सोचेंगे पंजाबी गाने में ये कोई नई बात थोड़ी है। बिल्कुल सही, लेकिन उस वीडियो में भाई भी हैं, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जो उस म्यूजिक वीडियो में मेन हीरो है।
और उसमें तबीयत से गैंगस्टर को कूटते हुए नजर आ रहे हैं, बंदूक से, चाकू से, अपने हाथों से। इधर वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने देखा और उधर एपी ढिल्लों के कनाडा के मकान पर कुछ शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग भी ऐसी वैसी नहीं, सिर्फ 14 सेकेंड में 14 गोलियां बरसाई गई, यानी हर सेकेंड एक गोली। क्यों? अब तक तो आप वजह समझ ही गए होंगे। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है और गैंग की नज़र में सलमान से दोस्ती ढिल्लों की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ फायरिंग करवाया बल्कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगवा दी। और तो और शूटर्स ने अपने इस करतूत को बाकायदा बॉडी वर्न कैमरे से शूट किया। आप अक्सर देखते होंगे कि पुलिस वाले जैसा कैमरा लगाते हैं ना अपने बॉडी पे पूरे रोड को कवर करने के लिए, वैसे ही कैमरे से कहा जा रहा है कि शूटर्स ने पूरे वारदात की वीडियो जो है रिकॉर्ड की और फिर सोशल मीडिया पर इस शूट आउट की जिम्मेदारी भी ले ली। किसने ली जिम्मेदारी? बिश्नोई गैंग के उसी मेंबर ने जिसने राजस्थान में करनी सेना के गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, यानी रोहित गोदारा ने। हमेशा की तरह उसने पोस्ट करके जिम्मेदारी ली और जो उसने लिखा उसे सुनकर सलमान खान का सीधा कनेक्शन नजर आ जाएगा आपको भी। तो देखिए, रोहित गोदारा ने लिखा, वो लिखता है, राम राम जी सभी भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह फायरिंग हुई, एक विक्टोरिया आइलैंड और दूसरा वुड ब्रिज टोरंटो में। दोनों वारदातों की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा, यानी कि ये लॉरेंस बिश्नोई का जो एसोसिएट है, वो खुद को कह रहा है कि मैं रोहित गोदारा इस हमले की जिम्मेदारी लेता हूँ। विक्टोरिया वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेकर। समझिएगा आप, ये बता रहा है कि एपी ढिल्लों बहुत फीलिंग ले रहा है सलमान खान को अपने गाने में लेकर। तेरे घर पर आए थे, फिर आता बाहर और दिखाता हमें भी एक्शन करके, क्योंकि एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ अपने गाने में एक्शन सीन दिखाया है, इस वजह से वो भड़के हुए हैं। आगे रोहित गोदारा अपने पोस्ट में कहता है कि जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो ना, हम असल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी औकात में रहो वरना कुत्तों की मौत मरोगे। जाहिर है कि ये पोस्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि शूट आउट के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वो खुंदक है जो उन्होंने सलमान खान से पाल रखी है। लॉरेंस बिश्नोई सालों से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है और तो और एक बार सलमान खान के घर के बाहर शूट आउट भी करवा चुका है। लेकिन अब पॉप सिंगर एपी ढिल्लों भी सलमान खान के साथ एक सॉन्ग की शूटिंग कर बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। उस गाने के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओल्ड मनी, जिसमें सलमान खान के साथ साथ अंत में संजय दत्त भी दिखते हैं और इसी गाने को देखकर गैंगस्टर भड़क गए। वैसे इस गाने में भी ढिल्लों ने अंडरवर्ल्ड की लाइफ को पोर्ट्रे किया था और यही वजह है कि जब गोदारा ने इस शूट आउट की जिम्मेदारी ली तो उसने कहा कि तुम जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की कॉपी करते हो ना अपने गानों में, वो लाइफ तो हम जी रहे हैं। मतलब जरा सोचिए इस गैंग की बेखौफी किस कदर बढ़ रही है। वैसे अगर आपने इस ओल्ड मनी गाने के एंड को देखा होगा तो संजू बाबा उसमें कहते नजर आते हैं एपी ढिल्लों को कि रब ने तैनू हुनर दिता है, गोली नाल नहीं अपने काम नाल मार। रब ने तेनू हुनर दिता है, गोली नाल नहीं अपने कम नाल मार। समझा? और एपी ढिल्लों ने असल लाइफ में कुछ ऐसा ही किया इस फायरिंग के बाद। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वो सेफ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लोग भी सुरक्षित हैं और बाकी इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें वो गाना गाते दिख रहे हैं अपने ही बेखौफ अंदाज में। टी शर्ट उन्होंने वो पहनी है जिसमें सलमान खान की तस्वीर छपी हुई है और वो लिखते हैं उस पोस्ट के नीचे कि उन्हें म्यूजिक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मतलब एक तरह से ये एपी ढिल्लों के जरिए उन दहशतगर्द लोगों को मुंह तोड़ जवाब है। अब एपी ढिल्लों की कहानी तो आप जान ही चुके हैं और लॉरेंस की धमकी भी, लेकिन आज बात कुछ और भी करनी है। इस बात पर आपका भी जवाब चाहिए, आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये शूट आउट अपने तरह की इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल पर सलमान खान को भाई कहने की वजह से फायरिंग हो चुकी है। ये शूट आउट पिछले साल ही 25 नवंबर 2023 को कनाडा के ही वैंकूवर व्हाइट रॉक इलाके में हुई थी, जहां गरेवाल का घर है।
इसके बाद बिश्नोई गैंग ने एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सबनू। आज वैंकूवर व्हाइट रॉक एरिया में गिप्पी गरेवाल के बंगले पर फायरिंग लॉरेंस गैंग ने करवाई है। सलमान खान को बहुत भाई भाई करता है तू, बोल अब बचाए तुझे भाई। सलमान खान को भी वहम है कि दाऊद उसकी मदद करेगा, कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें हमसे। मतलब ये एक के बाद एक बेखौफ तरीके से फायरिंग करते हैं, शूट आउट अंजाम करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। मतलब जिस तरह का खतरनाक रील और रियल लाइफ का कॉकटेल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिखता है, वैसा तो कहीं और नहीं दिखता है। ज़्यादातर पंजाबी गाने गैंगवार, गोलीबारी और वर्चस्व की लड़ाई पिक्चराइज करते हुए नजर आते हैं और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह गैंगवार और गैंगस्टरों के निशाने पर है, जिसमें एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग इस वारदात के सिलसिले की महज एक कड़ी है। सच्चाई तो ये है कि पहले भी गैंगस्टरों के चपेट में आकर कई पंजाबी सिंगर अपनी जान से जा चुके हैं, वही कई अब भी जानलेवा धमकी के साये में जी रहे हैं। ताज़ा मामला हनी सिंह का ही देख लीजिए। उनको अपनी सेफ्टी के वजह से ही लॉरेंस के जो दोस्त है, भाई है गोल्डी बरार, उसके धमकियों के वजह से दुबई में रहना पड़ रहा है भारत को छोड़कर, क्योंकि कई सिंगर मारे गए थे। उसमें अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला का नाम शामिल है सबसे रिसेंट। वहीं परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद भी बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख भी अब धमकी के साए में जी रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर पंजाबी सिंगर गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों हैं? गिप्पी पाजी और एपी ढिल्लों का तो समझ आता है कि सलमान खान से उनकी करीबी होने के वजह से उन्हें लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, लेकिन हनी सिंह के पीछे वो क्यों पड़े हैं? और भी कई सिंगर्स को धमकी मिलता रहता है, कोई सीरियस लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे मामला? पंजाबी सिंगर्स के पीछे गैंगस्टर्स हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आदमी जो करोड़ों भारतीयों को रोज हंसाता है, आज खुद खौफ के साए में जी रहा है। नाम है कपिल शर्मा। जी हाँ, वही कपिल शर्मा जिनका शो अभी नेटफ्लिक्स पर चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही कपिल के कैफे पर अंधाधुंध गोलियां चली है। ये कैफे कनाडा के सरे शहर में अभी 10 दिन पहले ही 4 जुलाई को खुला और अब उस पर एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 12 गोलियां चली। अब इसके बाद पुलिस कुछ पता लगा पाती उससे पहले ही एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पर सवाल यह है कि आखिर गोलियां क्यों चलाई गई? तो इस क्यों का जवाब भी जिम्मेदारी लेने वाले खालिस्तानी आतंकवादी ने, हरजीत सिंह लड्डी ने दे दिया है। उन लोगों को कपिल शर्मा का कोई मजाक पसंद नहीं आया था। तो क्या ये बात यही खत्म हो गई? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये सब कुछ 5 चीजों के मिलने से हो रहा है और जब तक वो 5 चीजें आपस में जुड़ी रहेंगी, ये सब चलता ही रहेगा। हम सबको पता है कि पहला मामला नहीं है जहां किसी पंजाबी सेलिब्रिटी पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी कनाडा में ही पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर भी हमला हो चुका है। भारत में पंजाबी सिंगर बादशाह के क्लब पर भी बम फेंका जा चुका है। ये सब कुछ सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? भारत से लेकर कनाडा तक ये फिल्मी सितारे और बड़े लोग क्यों निशाने पर आ रहे हैं? कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है? आखिर क्यों ये लोग डर का व्यापार चला रहे हैं जहां किसी के जान पर बात आ जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और आज पंचम प्रकाश की कहानी में आपको सब पता चल जाएगा। पंजाब से लेकर कनाडा तक फैले इस डर के साम्राज्य के बारे में, जिससे आज हर एक्टर और बिजनेसमैन परेशान है। कपिल शर्मा के बारे में भी सब कुछ बताएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इसी कपिल वाले वारदात से ही शुरू करते हैं, जो कनाडा के सरे शहर में हुई है।
9 जुलाई 2025 को कपिल शर्मा के कैफे द कैप कैफे पर गोलियां चली। हमलावर गाड़ी में आए, अंधाधुंध फायरिंग की और कहीं गायब हो गए। जैसे कपिल के कैफे पर हमले की खबर आई, बात बनने लगी कि ये जरूर गैंग्स ऑफ पंजाब का काम होगा, जिसके लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, यानी लॉरेंस, गोल्डी या बम्बिहा गैंग का। क्योंकि शुरू में तो सबको यही लगा कि बात जरूर पैसों की होगी, क्योंकि कपिल शर्मा भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन में से एक हैं। उनके पास 5 करोड़ की वैनिटी वैन है, मुंबई में 15 करोड़ का बंगला है, पंजाब में 25 करोड़ का फार्म हाउस है, कनाडा में प्रॉपर्टी है और इसके अलावा करोड़ों रुपए 100 फीस में भी तो मिलते हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कुल 280 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। फिर ऐसे ही स्टार पर गैंगस्टर्स की भी नजर होती है, फिर चाहे वो हनी सिंह हो या उनके जैसे और भी स्टार। पर यहां तो इस केस में, कपिल वाले केस में, बब्बर खालसा वालों ने कपिल शर्मा को टारगेट किया था। बब्बर खालसा वालों ने, लेकिन क्यों? दरअसल इसके पीछे की वजह कपिल शर्मा की कॉमेडी ही है, क्योंकि आतंकी लड्डी का दावा है कि कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों की वेशभूषा और व्यवहार का मजाक उड़ाया था। लड्डी ने कहा कि उन्होंने इस बात को लेकर कपिल के मैनेजर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए यह हमला जो है वो कपिल शर्मा के कैफे पर सजा के तौर पर किया गया। हमले के साथ ही उन्होंने कपिल से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग भी की। तो देखिए, कपिल शर्मा के कैफे पर हमला और उसके पहले बादशाह और एपी ढिल्लों पर हुए हमले में कुछ कॉमन चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि ये सब कुछ अमीर और नामी पंजाबियों के साथ हो रहा है। दूसरी चीज ये कि इनमें हमला करने वाले भी पंजाबी हैं। तीसरी चीज ये कि इनमें कनाडा का नाम जरूर जुड़ जाता है और इसमें जुड़ता है धर्म और सबसे ऊपर है पंजाब। अब जरा इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कपिल शर्मा हो या फिर एपी ढिल्लों, इनमें से किसी का धंधा जो है ना तब तक नहीं चमका माना जाएगा जब तक वो कनाडा में जाकर अपनी दुकान न चला ले। आखिर कपिल शर्मा इतने पैसे कमाते हैं अपने कॉमेडी से, तो उनको क्या जरूरत है कनाडा में रेस्टोरेंट खोलने की? लेकिन जरूरत है, क्योंकि अगर उनको अपने कॉमेडी के आगे भी धंधा करना है, अपना कोई बिजनेस करना है, तो पंजाबी कम्युनिटी के बीच अपनी जड़ें जमाने की जरूरत है। और ये काम या तो पंजाब में हो सकता है या फिर कनाडा में, और दोनों ही जगह में कनाडा बेहतर है। कोई भी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो कनाडा को ही चुनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप्ड जगह है भारत के पंजाब के मुताबिक। यही बात हर पंजाबी सिंगर या स्टार पे भी लागू होती है, चाहे वो बादशाह हो, दिलजीत हो, सबको कनाडा चाहिए ही। कहीं ना कहीं उनका एक कनेक्शन जरूर होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जहां पैसे वाले लोग, वहां पैसे वाले क्रिमिनल। तो लॉरेंस, गोल्डी, बरार, बम्बिहा सबको कनाडा में जरे जयमानी है अपने क्राइम को चलाने के लिए। तो वो वहां डर फैलाएं या फिर भारत में, सबसे ज्यादा जो है इससे अफेक्ट होगा पंजाब ही, ताकि वो अपना खौफ दिखाकर उन अमीर पंजाबियों से पैसे वसूल सके। यही बात लागू होती है खालिस्तान से जुड़े आतंकियों पर भी। उनको चाहिए कनाडा में अपनी जड़ें और पंजाब में अपना नाम। इसके लिए उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो नामी गिरामी पंजाब के सेलिब्रिटी जैसे कि कपिल शर्मा, और दूसरी चीज जो चाहिए वो कि धर्म पर चलने वाले तमाशा खड़ा करना। अब जैसे कि वो कहते हैं कि फलना सेलिब्रिटी हमारे सिख परंपरा का अपमान कर रहे हैं और हम उसको सजा दे रहे हैं, तो कनाडा से लेकर पंजाब तक हर जगह उनकी चर्चा होने लगती है। और फिर इन्हीं पॉपुलैरिटी से उन्हें मिलता है आतंकवाद चलाने के लिए पैसे। इसलिए नाम बदलते रहते हैं, लेकिन डर का व्यापार ऐसे ही चलता रहता है। कभी कपिल शर्मा की जगह कोई और रहता है, तो कभी लड्डी की जगह पे कोई और, लेकिन खबरें ऐसी ही आती रहती है। और पंजाब से लेकर कनाडा तक इनके डर का व्यापार और अपना अपना मतलब साफ होता रहता है। लेकिन खौफ फैलाने का ये पैटर्न जो है वो एक ही होता है, फिर चाहे वो खालिस्तान का हो या पंजाब बेस्ड जितने भी गैंगस्टर ग्रुप हैं। याद है ना, जब सितंबर 2024 में कनाडा के मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कोलवुड स्थित घर पर हमला हुआ था, तो गोलियां चली और 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी। इस मामले में अभिजीत किंगरा नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ था, जबकि विक्रम शर्मा अभी भी फरार है।
जो शायद भारत में छुपा बैठा है। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ने ली थी। सबसे डराने वाली बात इसमें यह थी कि इस हमले को, इस वारदात को अंजाम देने वक्त इसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, ताकि अपना दबदबा दिखाया जा सके कि ये लोग इतना खौफ पैदा कर सकते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी गोलियां चला सकते हैं, कार में आग लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इस गैंग ने अपना भौकाल जमाया। ये बिल्कुल साफ था कि ये डर के व्यापार का मामला था। भारत में भी स्टार्स के प्रॉपर्टी पर ऐसे ही हमले देखने को मिलते हैं। बात है 27 नवंबर 2024 की। चंडीगढ़ में बादशाह के सेविल बार एंड लाउंज समेत 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए थे और इनकी जिम्मेदारी भी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो प्रोटेक्शन मनी यानी कि रंगदारी देने से मना करते हैं। रोहित गोदारा को भी इस साजिश में शामिल बताया गया। यानी यहां मकसद साफ था, पैसों की उगाही, रंगदारी और अपने दबदबा का सिक्का जमाना। मतलब गैंगस्टर हो या खालिस्तानी, इनका मकसद एक ही है, लोगों में अपना डर पैदा करना और उसके जरिए अपना नेटवर्क चलाना। तो चलिए समझते हैं कि इस खेल में कौन कौन शामिल है और वो सब ऐसा क्यों करते हैं। तो मोटे तौर पर कनाडा में 2 तरह के ग्रुप इसमें शामिल दिखते हैं और कई बार इनके बीच अजीब सा कनेक्शन भी नजर आता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप की बात करें तो इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा जैसे नाम प्रमुख है जो पंजाब से लेकर कनाडा तक अपना नेटवर्क चलाते हैं। हालांकि इनके अलावा बम्बिहा गैंग और पंजाब के कुछ छोटे मोटे गैंग का भी कनाडा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होता है। हालांकि उस लेना और देना में इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। कैसे, आइए वो भी समझते हैं। रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी। ये लोग धमकियां देते हैं, हिंसा करते हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि कारोबारी, बिल्डर, डॉक्टर और अब तो कलाकार भी इसमें शामिल हो गए हैं, सिंगर, एक्टर, डांसर, जो इनसे डरकर प्रोटेक्शन मनी दे देते हैं। कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के कारोबारियों से लाखों डॉलर की रंगदारी मांगी जा रही है। कनाडा तो कनाडा, अब ये गैंग भारत के पंजाब के अलावा दूसरे राज्य में भी लोगों को टारगेट करते हैं। फिर जिन्हें ये टारगेट करते हैं जरूरी है कि उन्हें डर भी लगे इनसे, इसलिए हिंसा करके उसकी जिम्मेदारी लेकर ये अपनी ताकत दिखाते हैं। जैसे एपी ढिल्लों के मामले में हमले का वीडियो बनाकर पोस्ट करना, ये दिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर यही डर दिखाकर लॉरेंस जैसे गैंग, एमिवे वंटाई, हनी सिंह और यहाँ तक कि इंडियन हैकर जैसे यूट्यूबर से भी रंगदारी के लिए उन्हें धमकाते हैं। तो देखा आपने, स्टार्स को टारगेट करना कुछ नया नहीं है। गैंगस्टर अपनी धाक बनाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। अब इससे उन्हें 2 फायदा होता है। जैसा कि दिशा पाटनी के केस में आप देखिए, उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लिया, जिससे उन्होंने एक सॉफ्ट सेंटीमेंट क्रिएट किया और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे अब आपको जो इस गैंग के इस काम को सही ठहराएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो यही चाहते हैं कि एक तबका इनके साथ भी रहे और ऐसा ही होगा भी। वहीं ये जो कांड है वैसे लोगों के लिए एक चेतावनी बन जाएगी, एक नज़ीर बन जाएगी, जिसे गैंग वाले आगे टारगेट कर कर पैसा ऐंठना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए एक खौफ बन जाएगा कि अगर इनकी बात नहीं मानी ये तो गोली चलाना भी जानते हैं और ऐसा ऐसा कांड कर चुके हैं। तो ये दोनों तरह से फ़ायदा लेते हैं। आगे इस पूरे कहानी पर आपका क्या कहना है ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे आप और कौन सी कहानी देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ गैंगस्टर और इन सभी के अलावा मैं कुछ ऐसी कहानियाँ भी लेकर आ रहा हूँ जो क्राइम और हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी अभी मैंने सुनाई है। काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग गैंगस्टर्स की ही कहानी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वैसे कहानी पर कुछ व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन जब मैं कोई एक्सप्लेनर लेकर आता हूँ तो उसे बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन उन घटनाओं को भी देखना चाहिए, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की अभी मैंने कहानी सुनाई है कि आखिर वो क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से देश में इतना भगदड़ मचा हुआ था, लोग एक दूसरे को मारना चाह रहे थे। तो वो क्या कहानी थी जिसने एक भारतीय प्रधानमंत्री को भी ले लिया। तो वो कहानी भी आप ज़रूर देखिए और ऐसे और भी कौन सी कहानी देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।